लास्ट लेक्चर में हमने काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सीखा था। काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए आज कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से हम कुछ सीक्वेंसेस को कन्वर्जेंट और कुछ सीक्वेंसेस को डाइवर्जेंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहली जो एग्जांपल हम करने लगे हैं वो ये सीक्वेंस है हमारे पास, जिसकी n टर्म का फार्मूला गिवन है हमें 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल और सो ऑन माइनस 1 पावर n प्लस 1/n फैक्टोरियल। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो रियल नंबर्स की सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का। और हमें मालूम है कि R के अंदर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉशी हो। अगर कोई सीक्वेंस कॉशी होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर मुझे इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो मैं प्रूव ये करूँगा कि ये वाली सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। और कॉशी सीक्वेंस क्या होती है? हम एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को कॉशी सीक्वेंस कहते हैं अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि जब भी सीक्वेंस की टर्म्स n और m जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल हो उनके डिफरेंस का मॉडुलस लिया जाए तो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए, यानी सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हो जाएं। ये जो सीक्वेंस है जिसको हमने इस वक्त प्रूव करना है कन्वर्जेंट है और जिसके लिए मैं प्रूव ये करूँगा कि ये कॉशी सीक्वेंस है। अगर मैं इसकी कुछ टर्म्स आपके सामने लिखूँ तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी 1/1 फैक्टोरियल। इसकी जो सेकंड टर्म है वो बनेगी 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। इसकी जो थर्ड टर्म है वो होगी 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। और मुझे प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कॉशी है। इस सीक्वेंस में जब भी हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ करें तो हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाता है कि जब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n0 या उससे ग्रेटर इक्वल हो तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। इसके लिए पहले सीक्वेंस की टर्म नंबर xm और xn का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जब भी हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे तो कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा हमें कि xm माइनस xn का मॉडुलस उस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n0 होंगे। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस की टर्म नंबर m और n का डिफरेंस और उसका मॉडुलस कैलकुलेट करने लगा हूँ। अगर हम कोई से दो नंबर लें m और n जो नेचुरल नंबर हों विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हम इनमें से एक को बड़ा और एक को छोटा अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम कर लिया कि जो नेचुरल नंबर m है वो n से बड़ा है। सीक्वेंस की टर्म नंबर m लिखते हैं तो वो 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। चूँकि टर्म नंबर m है और n छोटा है तो दरमियान में किसी स्टेप पे यहाँ पर -1/n प्लस 1/n का फैक्टोरियल आएगा। इस सीक्वेंस की टर्म नंबर m में उससे अगली टर्म -1 पावर n प्लस 2/n प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा और लास्ट टर्म जो है वो -1 पावर m प्लस 1/m फैक्टोरियल होगा अगर मैं इस सीक्वेंस की टर्म नंबर m लिख रहा हूँ और m को n से बड़ा ले रहा हूँ। जैसे मैंने टर्म नंबर 3 लिखी तो बीच में -1/2 का फैक्टोरियल आया। टर्म नंबर 3 में टर्म नंबर 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली 1/1 का फैक्टोरियल आया। तो जब टर्म नंबर m होगी जिसमें m n से बड़ा होगा तो दरमियान में कहीं -1 पावर n प्लस 1/n का फैक्टोरियल आएगा। और टर्म नंबर n जो है वो मैंने आपके सामने लिख ली है। xm और xn का लेते हैं डिफरेंस। जब मैं xm में से xn को माइनस करूँगा तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद वाली टर्म्स बचेंगी -1 पावर n प्लस 2/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट टर्म नीचे n प्लस 2 का फैक्टोरियल और ऊपर माइनस की पावर n प्लस 3 और लास्ट में ये वाली टर्म नीचे m फैक्टोरियल और माइनस की पावर m प्लस 1। ये xm माइनस xn आ गया है। मैंने इसका मॉडुलस लेना है और उस मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा बनाना है। इसका मॉडुलस लेते हैं, दोनों साइड्स पर मॉडुलस लेते हैं और राइट साइड पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। मॉडुलस की कौन सी प्रॉपर्टी कि x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल टू x मॉडुलस प्लस
y मॉडुलस होगा। तो राइट साइड पर ये जो सम का मॉडुलस था इसे मैंने हर एक का अलग अलग मॉडुलस लिख लिया, राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई। और जब माइनस का मॉडुलस लेंगे तो माइनस का मॉडुलस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मॉडुलस लेने पर 1/n+1 का फैक्टोरियल आ गया, इसका मॉडुलस लेने पर 1/n+2 का फैक्टोरियल आ गया, और इसका मॉडुलस लेने पर 1/m का फैक्टोरियल आ गया। ये xm माइनस xn का मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल है, और मैं इसको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा बनाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश इस वक्त ये होगी कि राइट साइड पे ये जो नंबर्स हैं इनको मैं ऐड करके किसी एक नंबर में चेंज कर लूँ। मुझे इन नंबर्स को ऐड करना है, इन अदर वर्ड्स मुझे सीरीज़ को ऐड करना है। फाइनाइट सीरीज़ है, मुझे दो तरह की फाइनाइट सीरीज़ का सम मालूम करना आता है, एक अर्थमेटिक सीरीज़ और एक ज्योमेट्रिक सीरीज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट कर लूँ। उसके लिए 1/n+1 के फैक्टोरियल को मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1/n+1 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1/n+1 n-1 3 2 1। फैक्टोरियल को मैंने एक्सपैंड कर लिया है। मैं राइट साइड पे बड़ा नंबर बना सकता हूँ, मैंने लेफ्ट साइड को छोटा बनाना है तो राइट साइड पे बड़ा नंबर बना सकता हूँ। मैं 3 की जगह अगर 2 लिख लूँ, 4 की जगह अगर 2 लिख लूँ, n-1 की जगह अगर 2 लिख लूँ, n की जगह 2 लिख लूँ, n+1 की जगह 2 लिख लूँ, नीचे ये जो 2 से बड़े नंबर्स 3 4 5 हैं इनकी जगह मैं छोटा नंबर लिख रहा हूँ। अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे नंबर छोटा लिख लिया जाए तो उस फ्रैक्शन का आंसर बड़ा हो जाता है। तो ऐसा करने से राइट साइड बड़ी हो जाएगी। ये 1, ये 2 एज इट इज़, इस 3 4 5 n+1 सब की जगह मैंने 2 लिखा। ये सारे 2 लिखने से, नीचे छोटा नंबर लिखने से राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई। और ये कितने 2 बन गए? 1 से लेकर n+1 तक फैक्टर्स थे, मैंने 1 के अलावा बाकी सारे जो फैक्टर्स थे उनको 2 बना लिया। टोटल फैक्टर्स n+1 थे, 1 के अलावा बाकी फैक्टर्स की तादाद n थी, यानी नीचे n 2 हो गए हैं। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 1/2 की पावर n बन जाएगा। 1/n+1 का फैक्टोरियल 1/2n से लेसर इक्वल हो गया। तो राइट साइड पे 1/n+1 के फैक्टोरियल की जगह इससे बड़ा नंबर 1/2n लिख लेंगे। 1/n+2 के फैक्टोरियल को किससे चेंज करेंगे? इससे बड़ा नंबर क्या होगा? जब देखें नीचे n+1 का फैक्टोरियल था तो राइट साइड पर डिनोमिनेटर में 2n आई है, n+1 के फैक्टोरियल की दफ़ा 2n आई है तो n+2 के फैक्टोरियल की दफ़ा 2n+1 आ जाएगी। तो राइट साइड में इस पहली टर्म की जगह इससे बड़ा नंबर 1/2n, इसकी जगह इससे बड़ा नंबर 1/2n+1, नेक्स्ट टर्म की जगह उससे बड़ा नंबर 1/2n+2, और इस लास्ट टर्म में इसकी जगह इससे बड़ा नंबर 1/2 लिख लिया है मैंने। राइट साइड मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज को मुझे ऐड करना आता है। अगर मैं इस ज्योमेट्रिक सीरीज को ऐड कर लूँ, ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो बनी है इसमें कॉमन रेशो 1/2 आ रही है। पहले 1/2n है, उससे आगे 1/2n+1 है। बेसिकली इस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म बन रही है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म बन रही है। इन सारी टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स को ऐड करूँगा तो उनमें m भी इन्वॉल्व होगा और n भी इन्वॉल्व होगा कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला सम का होता है कि अगर n टर्म्स को ऐड करना है तो वो इक्वल होता है a1 r⁻n ओवर 1 r। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस राइट हैंड साइड को इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बना लूं तो फिर उसमें m की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। अब इनफाइनाइट सीरीज कैसे बनाया जाए? राइट साइड पे तो फाइनाइट टर्म्स हैं, अगर राइट साइड पे मैं कुछ और टर्म्स ऐड कर लूं, राइट साइड पे इन्फिनिट टर्म्स ऐड कर लूं और वो सारी पॉजिटिव हो, राइट साइड पहले ही बड़ी है, अगर मैं इसमें और पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर लूं तो राइट साइड मज़ीद बड़ी हो जाएगी। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि राइट साइड पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ को इन्फिनिट बना रहा हूं, मैंने इसमें सो ऑन कंसिडर कर लिया, यानी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बना ली। राइट साइड बड़ी थी और पॉजिटिव टर्म्स ऐड कर ली, राइट साइड मजीद बड़ी हो गई, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मेरे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई है।
इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में मेरे पास सम का फार्मूला मौजूद है, आपको याद होगा एस इन्फिनिटी का आंसर होता है a ओवर 1 माइनस आर। मैं थोड़ी सी ज़रा आसानी कर रहा हूं और इस सारी सीरीज में से 1 ओवर 2 पावर n कॉमन ले रहा हूं। 1 ओवर 2 पावर n कॉमन लेने से बाकी सीरीज रह गई 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर और सो ऑन। ये मेरे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास वो 1 है, जो कॉमन रेशो है वो 1/2 है। मैं इसका सम कैलकुलेट कर सकता हूँ a ओवर 1 माइनस आर के फार्मूले से। याद रहे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम उस वक्त निकल सकता है अगर कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो। यहाँ पे जो कॉमन रेशो है 1/2 -1 और 1 के दरमियान है, यानी ये सम हम मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से ये सम कैलकुलेट करते हैं। 1 ओवर 2 पावर n तो एज इट इज, और इस सारी सीरीज की जगह इसके सम का आंसर ऊपर a यानी 1 और नीचे 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नीचे वाला 2 और 2 पावर n सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास 1 ओवर 2 पावर n माइनस 1 आ गया। मैंने xm माइनस xn के डिफरेंस को 1 ओवर 2 पावर n माइनस 1 से लेस कर लिया। मैं इसको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस करना चाहता हूं। कैसे करूं? अब मेरे पास राइट साइड पे जो नंबर आया है 1 ओवर 2 n माइनस 1, अगर मैं सिर्फ 1 ओवर 2 n माइनस 1 को कंसिडर करूं तो 1 ओवर 2 n माइनस 1 जो है ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये जो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये कन्वर्जेंट है। ये कैसी सीक्वेंस है? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आपको याद होगा कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो और उसकी कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है तो मैं इसको हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूं, और अगर मैं 1 ओवर 2 n माइनस 1 को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा कर सकूं तो मेरे पास xm माइनस xn का मॉडुलस भी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको याद है, अगर कोई सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करे तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाता है कि xn माइनस x का मॉडुलस उस एप्सिलॉन से लेस हो। मेरे पास 1 ओवर 2n माइनस 1 जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, तो 1 ओवर 2n माइनस 1 माइनस 0 का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। हमें मालूम है कि 1 ओवर 2n माइनस 1 कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो कोई सा भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे आपको मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0 के 1 ओवर 2n माइनस 1 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n0 होगा। इसका मॉडुलस सॉल्व कर लें तो 1 ओवर 2n माइनस 1 एप्सिलॉन से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 है, और xm माइनस xn का मॉडुलस 1 ओवर 2n माइनस 1 से लेसर इक्वल है। ये हर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है, दोनों को मिला लें तो xm माइनस xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। जो सीक्वेंस हमें दी हुई थी प्रूव हो गया कि वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाता है कि जब भी सीक्वेंस की टर्म्स m और n का नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल हो xm माइनस xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस बन जाता है। हमारे पास ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस प्रूव हो गई, और कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये कहता है कि हर कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसने हमें एक सीक्वेंस दी हुई थी, रियल नंबर्स की सीक्वेंस थी, हमने प्रूव ये करना था कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमने इस्तेमाल किया कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का और प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इस क्राइटेरिया की मदद से हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि ये सीक्वेंस किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव वो नंबर मालूम करना भी नहीं था, हमने बस ये डिसाइड करना था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और ये हमने डिसाइड कर लिया है। और एक और एग्जांपल करने लगे हैं हम। इस एग्जांपल में कह वो ये रहा है कि ये सीक्वेंस जो हमें दी हुई है ये सीक्वेंस रियल नंबर्स की डाइवर्जेंट सीक्वेंस है।
हमने प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो हमें गिवन है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंस कैसे प्रूव की जाए, इसके लिए डिफरेंट मेथड हम अडॉप्ट करते रहे हैं। इससे पहले हमने डाइवर्जेंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया था। हम अगर इसकी दो सब सीक्वेंसेस ढूंढ लें जो कन्वर्जेंट हों लेकिन डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ज करती हों तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। इसके अलावा हमने ये मेथड भी अडॉप्ट किया है कि अगर हम प्रूव कर दें कि ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो भी प्रूव हो जाएगा कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। और आज हम कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की मदद से प्रूव करने लगे हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के मुताबिक रियल नंबर्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ वो कॉशी हो। अगर हम प्रूव ये कर दें कि ये कॉशी नहीं है, अगर कॉशी नहीं है तो इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर इसको डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए मैं ये मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ कि मैं प्रूव करने लगा हूँ कि ये सीक्वेंस कॉशी नहीं है। कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, हमें याद है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें ढूंढना होता है एक नेचुरल नंबर n नॉट के सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर n और m जब भी n नॉट से ग्रेटर और इक्वल हो तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि सीक्वेंस कॉशी नहीं है, तो इसके कन्वर्स स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी होगी। इसके कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, जब यहाँ हम कह रहे हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए, तो कन्वर्स स्टेटमेंट में हमें कोई एक पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना होगा, कोई एक सम पॉजिटिव एप्सिलॉन ढूंढना होगा। और जब हम यहाँ ये कह रहे थे कि हर m और n जो n नॉट से ग्रेटर और इक्वल हो, यहाँ पे हर m और n की बजाय हमें दो m और n ऐसे ढूंढने होंगे कि जब उनके डिफरेंस का मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से लेस नहीं बल्कि एप्सिलॉन से ग्रेटर और इक्वल हो जाए। तो कोई एक पॉजिटिव हमें एप्सिलॉन ढूंढना होगा, जिस पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमें ढूंढने होंगे दो नेचुरल नंबर्स m और n के xm माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू दैट स्पेसिफिक एप्सिलॉन हो जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो प्रूव हो जाएगा सीक्वेंस कॉशी नहीं है। और रियल नंबर्स की सीक्वेंस अगर कॉशी नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं है, यानी वो डाइवर्जेंट है। तो मैं इसको डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए प्रूव ये करने लगा हूँ कि ये सीक्वेंस कॉशी नहीं है। उसके लिए हम प्रूव ये करेंगे कि ये सीक्वेंस कॉशी नहीं है, और इसको ये शो करने के लिए कि ये कॉशी नहीं है हम ले रहे हैं एप्सिलॉन को 1/2, और वो जो दो नेचुरल नंबर्स हमने m और n ढूंढने थे वो नेचुरल नंबर्स मैं ले रहा हूँ n और 2n, इस तरह से कि जब मैं x2n माइनस xn का मॉडुलस हल करूँगा तो वो ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन यानी 1/2 आ जाएगा। ये नंबर जो एप्सिलॉन लेना था वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है 1/2, और वो दो नंबर्स m और n जो ढूंढने थे कि xm माइनस xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से ग्रेटर और इक्वल आ जाए, वो नेचुरल नंबर्स मैंने n और 2n ढूंढे हैं कि x2n माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 मैं प्रूव करूँगा। उसके लिए इस सीक्वेंस की टर्म नंबर x2n माइनस xn के मॉडुलस को ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है, और मैं x2n ले रहा हूँ। सीक्वेंस की जो टर्म नंबर x2n है वो क्या होगी, 1 + 1/2, आखिरी टर्म उसमें 1/2n आएगी, और दरमियान में कहीं 1/n भी आएगा, 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2, और xn ले रहे हैं वो 1 + 1/2 से प्लस 1/n तक, और x2n में से xn को माइनस कर रहे हैं। जब हम x2n में से xn को माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/2n, और राइट साइड को छोटा और 1/2 बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि राइट साइड पे ये सारी टर्म्स मैं ऐड कर लूँ और इनको लेफ़्ट साइड से छोटा बना लूँ, 1/2 बना लूँ। उसके लिए एक तो मुझे इसका मॉडुलस लेना है, और इसका मॉडुलस मुझे इससे ग्रेटर और इक्वल प्रूव करना है। मैंने दोनों साइड्स पर मॉडुलस ले लिया, राइट साइड पे मॉडुलस को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अलबत्ता राइट साइड पे मैंने नीचे बड़े नंबर कर लिए,
नीचे बड़ा करने से राइट साइड छोटी हो जाएगी। ये जो 1 है इसको मैंने बड़े नंबर n में तब्दील कर लिया, n+1 को मैंने n+n लिख लिया, नीचे बड़ा नंबर लिखने से राइट साइड छोटी हो गई। इस 2 को भी मैंने n लिख लिया, नीचे 2 की जगह उससे बड़ा नंबर n लिखने से n+n हो गया, 1/2n एज इट इज़ ही है। और ये टोटल टर्म्स तादाद में हमारे पास n टर्म्स हैं। हमारे पास xn में 1/2 से जब 1/2n तक गए थे तो टोटल टर्म्स 2n टर्म्स आई थी। इसमें से मैंने xn की n टर्म्स माइनस कर ली हैं। 2n टर्म्स में से जब n टर्म्स माइनस कर लेंगे तो ये राइट साइड पे n टर्म्स हैं। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैंने मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी राइट साइड और लेफ्ट साइड पॉजिटिव हैं, अभी भी पॉजिटिव ही रहीं। और मैंने राइट साइड पे नीचे 1 2 3 की जगह उससे बड़े नंबर n को लिख लिया। नीचे बड़ा नंबर लिखने से राइट साइड लेसर इक्वल हो गई। अब मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ। ये भी 1/2n बन गया, ये भी 1/2n बन गया, ये भी 1/2n है। और 1/2n जो है ये कितनी दफ़ा है, ये मेरे पास n दफ़ा है। जब मैं 1/2n को n दफ़ा ऐड करूँगा तो ये मेरे पास n/2n बन गया। n n से कैंसिल हो गया और n से कैंसिल होने के बाद मेरे पास राइट साइड पे 1/2 आ गया। यानी मेरे पास x2n माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 है। हमने एप्सिलॉन लिया था 1/2 और n और m जो चूज़ किए थे वो n और 2n चूज़ किए थे। और हमने x2n माइनस xn के मॉडुलस को इस एप्सिलॉन से ग्रेटर और इक्वल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस नहीं है और इसका मतलब है ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके इस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूव कर लिया है। और आज के लेक्चर में लास्ट एग्जांपल ये है कि शो करना है डेफिनेशन की मदद से कि -1n जो है ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। अभी हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन का कन्वर्स लिखा है कि अगर हमें प्रूव करना हो कि सीक्वेंस जो है वो कॉची नहीं है तो हमें कोई एप्सिलॉन ढूंढना होता है कि जिस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम ढूंढ सकें 2m और n ऐसे कि xm माइनस xn का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से ग्रेटर और इक्वल हो जाए। तो इस सीक्वेंस में वो जो नंबर एप्सिलॉन ढूंढना है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2। मैं शो ये करूँगा कि एप्सिलॉन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो नंबर n और m होने हैं वो नंबर n और n+1 है। इस तरह से हैं कि xn+1 माइनस xn का मॉडुलस हमेशा 2 से ग्रेटर और इक्वल है। मुझे प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कॉची नहीं है। तो मैंने चूज़ किया है एप्सिलॉन को 2 और जो m और n लेने थे वो मैंने लिए हैं n और n+1 और मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि xn+1 माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। उसके लिए xn+1 माइनस xn के मॉडुलस को हल करते हैं। xn+1 बनेगा -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n। -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर n मेरे पास इवन हो तो याद रहे फिर n+1 क्या होगा। अगर 4 इवन है तो 4 + 1 ऑड है। अगर n इवन है तो n+1 मेरे पास ऑड होगा। -1 की पावर n+1 इस सूरत में क्या बनेगा, -1 की पावर n+1 चूँकि ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा और -1 की पावर n और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि n इवन है माइनस की पावर इवन ये 1 आ जाएगा। और जब मैं -1 की पावर n+1 यानी -1 में से -1 की पावर n यानी 1 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 और जब मैं इसका मॉडुलस लूँगा -1 की पावर n+1 -1 की पावर n का तो वो मेरे पास -2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा अगर मैंने n इवन लिया है। इस तरह से अगर मैं n ऑड लूँगा तो भी ये मॉडुलस सॉल्व होकर 2 ही आ जाएगा। यानी राइट साइड पे जो मॉडुलस है वो मेरे पास सॉल्व होकर 2 आ गया और अगर ये 2 आ गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है। इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन को मैं ग्रेटर इक्वल टू 2 लिख दूँ तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि xm माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू सम एप्सिलॉन है। वो एप्सिलॉन हमने 2 चूज़ किया
और जो m और n ढूंढने थे वो मैंने n+1 और n ढूंढे कि xn+1 माइनस xn का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 2 है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस उसकी कन्वर्स स्टेटमेंट से प्रूव कर लिया कि जो सीक्वेंस है मेरे पास ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो हमने इस वक्त प्रूव ये किया है कि ये सीक्वेंस कॉची नहीं है। एक नोट है हमारे पास, अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। -1 की पावर n को अगर पेपर में प्रूफ करने के लिए आ जाए कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ करके कि ये कॉची नहीं है हम सेंटेंस लिख देंगे कि इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि रियल नंबर्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो कॉची हो। इसको हमने पहले भी डाइवर्जेंट प्रूफ किया था। हमने इसकी 2 सब सीक्वेंसेस ढूंढी थी जो दोनों कन्वर्जेंट थी, लेकिन उनकी लिमिट का आंसर एक दूसरे से डिफरेंट था। तो बहरहाल एग्ज़ाम में -1 पावर n को अगर प्रूफ करना हो कि डाइवर्जेंट है तो आप ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इससे पहला वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।